क्या चाइनीज इकोनॉमी एग्जैजरेटेड है? बिल्कुल एग्जैजरेटेड है। वो अपने आप को 17 या 18 बिलियन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बताते हैं, मगर वो सब फेक है। पाकिस्तान कितना भी उछले, पाकिस्तान खत्म हो गया, उनका इकोनॉमी कंप्लीटली खत्म हो गया। वो उभरने का कोई चांस ही नहीं है। पाकिस्तान का हालत ऐसा है कि उसको कोई मरने नहीं देगा और उसको जीने भी नहीं। तो कनाडा का तो फ्यूचर है नहीं है। कनाडा इज फिनिश्ड। ओनली थिंग इज भारत का स्टूडेंट्स वहां जाना बंद कर देंगे तो उनका जो बचा हुआ जो उनका एजुकेशन सिस्टम है वो भी ठप हो जाएगा। नमस्कार। दो खबरें आई, दो खबरें ऐसी थी जिन्होंने दिखाई इंडिया की सॉफ्ट पावर या बोलिए कि हार्ड पावर। एक खबर ये कि यूएई करेगा $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में। साथ में दूसरी खबर ये कि कनाडा की यूनिवर्सिटीज को प्रॉब्लम हो रही है। कनाडा की इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो थोड़े खराब होते दिख रहे हैं, और इसके इन खराबी रिलेशंस की खराबी के बीच में ही इंडियन स्टूडेंट्स ने अब अपने स्टडी प्लान्स को रीअसेस करने शुरू कर दिया है। नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पुराने स्टूडेंट्स फर्दर एजुकेशन के लिए क्या कनाडा में ही चाह रहे हैं या कहीं और चाह रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि कनाडा कम स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं और उनकी जगह यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और कनाडा की यूनिवर्सिटीज के लिए बजट इस समय संभालना मुश्किल हो रहा है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ गिरधर ममीडी साहब सी क्या बोलते हैं, CFO रहे हैं गूगल इंडिया के। माफी चाहूंगा अगर मैंने गलत रैंक बताई है तो। सर, और कई कंपनीज में चीफ रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज क्लैरिफाई करूंगा, सर CFO सही बोला था? हेड ऑफ फाइनेंस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। राइट, अच्छा। देन हेड ऑफ फाइनेंस है गूगल इंडिया के, और कई कंपनीज में चीफ रह चुके हैं। सर, ये क्योंकि आप फाइनेंस के ही से ही काम कर चुके हैं, ये जो फाइनेंस का पंगा चल रहा है, यूएई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जबकि पाकिस्तान उसको बार बार बोल रहा है यार तुम तो मुसलमान हो, मुस्लिम उम्मा के पार्ट हो, तब भी यूएई इज मोर इंटरेस्टेड इन इंडिया एंड कैनेडियन यूनिवर्सिटीज फेसिंग लॉसेस। हम कैनेडियन यूनिवर्सिटी वाला पार्ट बाद में लेंगे, पहले ये $50 बिलियन टू इंडिया, मोदीज इंडिया, जिस मोदी को बोलते थे कि ये तो किलर है मुस्लिम्स का। रोहित जी, आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार। हाँ जी, ये जो अल्टीमेटली जो होता है ना देशों के बीच में, मनी टॉक्स, मनी मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही इंपॉर्टेंट होगा, कुछ चीज और भी हो सकते हैं। जैसे पाकिस्तान हमारे बीच में जितना भी पैसे का अब लेन देन हो, फिर भी उनका सोच तो बदलने वाला नहीं है। सिमिलरली चाइना, मगर फिर भी यूएई हो, सऊदी हो, ये प्रेगमेटिक बन गए हैं। स्पेशली जो नया लीडरशिप आए हैं इधर, नया पीढ़ी, जो MBZ हो या MBS हो। MBZ मतलब मोहम्मद बिन जायद जो यूएई का, या MBS मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया का। दोनों का अप्रोच जो है वो क्वाइट प्रैक्टिकल है, और क्वाइट क्या कहते हैं उसको, नॉन रिलीजियस तरीके से वो देखते हैं। और दूसरी चीज जो है, अब इनका इन्वेस्टमेंट्स यूरोप में जितना ये कर सकते थे ये कर चुके हैं ऑलरेडी। यूएस में हो या यूरोप में हो, इनके इन्वेस्टमेंट्स बहुत हो गए उधर। इनफैक्ट बहुत से उनके फुटबॉल टीम्स ये लोग खरीद चुके हैं, बहुत से विल्लास खरीद चुके हैं। इनके इन्वेस्टमेंट्स उनके एयरलाइंस में हो, बहुत से एसेट्स में इनका इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी है। मगर इनको ये समझ में आ गया कि जब वेस्ट में आप इन्वेस्ट करते हो, इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको फिर भी रेस्पेक्ट करें। आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए गल्फ के जितने भी स्टेट्स हैं, उनको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स इनके पास है क्या? वेस्टर्न ब्लॉक छोड़ के अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट है क्या? चाइना के पास जाना है या रशिया के पास जाना है? चाइना के पास जाएंगे तो आप डूब जाएंगे। वो एक क्विकसैंड जैसा है, उसमें घुस सकते हो, बाहर नहीं निकल सकते हो। वहां इन्वेस्टमेंट जो भी करता है, जैसे फॉक्सकॉन के ऊपर अभी टैक्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है वो, और जैक मा के साथ क्या हुआ हम जानते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो उनको एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वो ढूंढ रहे हैं। वो भारत के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत उभरते हुए एक इकोनॉमी है। अब तो हम 5वें नंबर पे है। हर मतलब क्या बोलते हैं इसको, बैंकिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जितनी भी है, या
रेटिंग एजेंसीज हैं, ये सब ये कह रहे हैं कि 2030 तक हम दूसरा या तीसरा नंबर पे हम पहुंचेंगे। मोदी जी भी यही कह रहा है कि अगले वाले आने वाली जो 5 साल की जो टर्म होगा, उनका तीसरा टर्म होगा, उसमें हम नंबर 3 या 2 के हम आके खड़ा करेंगे। इसके चलते हुए इस अपॉर्चुनिटी को वो मिस नहीं करना चाहते। तो यूएई के साथ हमारी ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए ऑलरेडी हम साइन कर चुके हैं, और यूएई के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया है वो रिकॉर्ड टाइम पे हमने रिकॉर्ड समय के अंदर अंदर हमने उसको साइन किया है। बाकी यूरोप के साथ, ईयू के साथ या यूके के साथ हमारी डिस्कशंस अभी भी चल रहे हैं, वो सॉल्व नहीं हो रहा है, मगर यूएई के साथ इतना जल्दी हो गया। और तो और हम यूएई और भारत का रूपी एक्सचेंज मतलब हमारी जो ट्रेड है यूएई और रूपी में करने का ऑलरेडी हमने उनसे एग्रीमेंट करवा लिया है। और तो और हमारी जो रुपे कार्ड हो या यूपीआई कार्ड हो, ये सब यूएई में भी चलता है, चलेगा। मतलब ये एग्रीमेंट्स ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म हमने बना के रखे हैं यूएई के साथ। और मोदी जी एक अकेला प्रधानमंत्री है भारत से जो यूएई में उनके 10 साल की टर्म में 5 बार जा चुका है। तो इससे पहले इंदिरा गांधी जी गई थी, 1981 में गई थी, उसके बाद कोई गई ही नहीं उधर। मतलब एक छोटा सा कंट्री है, क्या है उसे क्या करना है, मतलब उनका सोच ऐसा था। मगर प्रधानमंत्री उनको भारत में बुलाया, भव्य स्वागत किया, ये 5 बार गया उधर। अब देखिए वहां एक हिंदू मंदिर बना, उससे पहले हिंदुओं का मंदिर का कोई बात ही नहीं कर सकते थे, हिंदुओं का मंदिर बना यूएई में। और तो और वहां हमारी जो वर्कर्स हैं उनके कैंप में जाके मोदी जी ने उनके साथ खाना खा के आया। अब समझिए कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं किया है। तो यूएई का और भारत का रिश्ता पिछले 10 साल में ये तिगुना चौगुना मतलब मल्टी फोल्ड ये बढ़ गया है। तो ऑलरेडी कश्मीर में इनका एमआर ग्रुप इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, तो बाद में ये $50 बिलियन भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हमारी जो गवर्नमेंट के एसेट्स हो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का उनका बैक एंड पे डिस्कशन हो रहा है। अब देखिए यूएई को जो ना वेस्ट में जाना चाहता है, ना चाइना के अंदर ना जाना चाहता है, तो उनको न्यूट्रल एक इसमें चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो भारत ही दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता है। पाकिस्तान कितना भी उछले, पाकिस्तान खत्म हो गया, उनका इकोनॉमी कंप्लीटली खत्म हो गया, वो उभरने का कोई चांस ही नहीं है। पाकिस्तान का हालत ऐसा है कि उसको कोई मरने नहीं देगा और उसको जीने भी नहीं देगा। तो मरने नहीं देंगे उसको, आईएमएफ लोन या ऐसे कुछ लोन देते रहेंगे, वो जिंदा रहेगा, मगर वो उसको इतना भी पैसे नहीं देंगे कि वो फिर उठ खड़ा हो सके, वो ऐसे मरे पड़े रहेगा। जैसे हम सोमालिया है, इथियोपिया है, वो पूरा फेल्ड स्टेट्स है, मगर उनका सरहद तो कोई टच नहीं किया, ऐसे है कंट्री। वैसे ही पाकिस्तान भी एक बन के रहेगा, और कुछ नहीं है। आखिर एक ही कर सकता है, वो एक न्यूक्लियर धमकी दे सकता है, मेरा न्यूक्लियर एसेट्स को चुरा के लेके जाएगा, ये धमकी देके कुछ पैसा लेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बहुत एमबीएस और एमबीजेड दोनों समझ चुके हैं। मुस्लिम देश होने के नाते कुछ इधर उधर उनको पैसे दे सकते हैं कभी कभी, उससे ज्यादा वहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वहां कोई कमिटमेंट नहीं होगा। एक्चुअली एमबीएस G20 में आने से पहले वो इस्लामाबाद जाना था उनको। इस्लामाबाद 3 दिन के लिए वो बंद कर रखे थे, एमबीएस के आने का जब इंफॉर्मेशन मिला था, तो उनका भव्य स्वागत के लिए ये वो सब तैयार करके रखे थे। ना जाने के समय में गया, ना आने के समय में गया था, मतलब कंप्लीटली पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया एमबीएस और एमबीजेड। मगर उनका जो लोन्स है वो रोल ओवर कर रहे हैं, थोड़ा पैसा इधर उधर दे रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो भारत का जो सिचुएशन है, भारत का जो छवि है, ये उभरता जा रहा है, और भारत के साथ दोस्ती करेगा तो म्यूचुअल बेनिफिट सबको होगा। ये गल्फ कंट्रीज स्पेशली सऊदी और यूएई ने रियलाइज किया है, इसके चलते हुए ये सब अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इंक्लूडिंग जो उनके टैंक फार्म, सऊदी अरेबिया का टैंक फार्म गुजरात में वो करने जा रहे हैं वहाँ, मतलब अंबानी ग्रुप के साथ, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी हौती अटैक हुआ था। सऊदी अरेबिया में उनके टैंक फार्म्स के ऊपर हौतीज ने अटैक किया था, उनका बहुत से नुकसान हुआ था। तो एक अल्टरनेट रखना है, पाकिस्तान में रखेंगे ऐसा पहले सोचे थे, पाकिस्तान अस्थिर है, वो समझ गया,
वहां कब क्या अटैक होगा उनको कोई गारंटी नहीं है। तो सिक्योरिटी गारंटी भारत ही दे सकता है, इसीलिए वो भारत में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो चाहे यूएई हो। भारत उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, फ्यूचर भारत का है। और डी रिस्क करना है और वेस्टर्न ब्लॉक से, चाइना से, तो भारत ही उनके लिए एक रिलायबल पार्टनर बन के रहेगा। ये सोच के ये इन्वेस्टमेंट हमारी देश में आ रहे हैं अभी। राइट, ये सोच के हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। क्या इंडिया इज रिलायबल पार्टनर? व्हाट अबाउट चाइना? चाइना तो बड़ा अट्रैक्टिव हुआ करता था। चाइना की ऐसी सिचुएशन क्या है? क्या चाइनीज इकोनॉमी एग्जैजरेटेड है? बिल्कुल एग्जैजरेटेड है। वो अपने आप को 17 या 18 बिलियन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बताते हैं, मगर वो सब फेक है। वो क्या करते थे, वो मतलब मैं बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं, मगर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप शांघाई म्युनिसिपैलिटी उनका पास जो प्रॉपर्टीज हैं, जमीन है या कुछ भी है, वो एक एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी को बेचती है। ये बेचना जो है वो उसका जीडीपी में इजाफा होता है। तो बस राइट पॉकेट से लेफ्ट पॉकेट में आपने डाला है, तो जीडीपी का क्या भला हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। फिर भी जीडीपी नंबर्स में ऐड होता है। चाइना जो है पिछले 15-20 साल से अमेरिका के साथ जीडीपी नंबर का रेस चला रहा था। इसके चलते हुए ये नंबर बढ़ाते गए, फेक नंबर्स डालते गए ये लोग। जब फाइनली पीछे मुड़ के देखना शुरू किया, तो इसको पता चला कि उनका पूरे नंबर्स फेक हैं। अब देखिए, एवरग्रांड तो कोलैप्स हो गया और कंट्री गार्डन भी कोलैप्स हो रहा है। तो बहुत से इनके रियल एस्टेट कंपनीज कोलैप्स हो रहे हैं और इनके लगभग 60% स्टेट्स पूरे डेट्स, पूरे कर्ज में इतने डूबे हुए हैं, तो वो सैलरीज देने के लायक नहीं है। उनके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनके उनके तनख्वाह काट रहे हैं। 20%, 30% उनका ये मतलब सैलरीज काट रहे हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका जो मेडिकल बेनिफिट्स था, वो भी अभी कम करने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए उनका हालत, अब ये हालत है, तो आने वाले 10 साल में उनके जो एज्ड पॉपुलेशन है वो बढ़ने का आशंका है और उनके वर्किंग पॉपुलेशन कम होगा। तो अभी इनके जो एज्ड पॉपुलेशन है, जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, उनको ये संभाल नहीं पा रहे हैं। 10 साल के बाद ये क्या क्या करेंगे? तो शी जिनपिंग का जो भी वो इकोनॉमिक मॉडल था, वो सब फेल हो गया। जब तक ली किचियांग पढ़े लिखे आदमी था, तो उनको थोड़ा बहुत इकोनॉमी का अंदाजा था। तो वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में ज्यादा फोकस करता था। तो उसको निकाल के एक शांघाई मेयर को आके बिठा दिया, जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उसका मतलब इकोनॉमी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ली कियांग को उसको बना दिया। अभी ली किचियांग तो मर गया, अभी तो 2 दिन हुआ वो ली किचियांग मर भी गया। तो इनको एडवाइस देने वाले इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो दुनिया देखे हो, कोई नहीं है। तो इसीलिए चाइनीज इकोनॉमी बहुत बहुत नाजुक स्थिति पे है और उनके नंबर्स बहुत खराब है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि शायद चाइना का इकोनॉमी जो है 7 से 9 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप मोदी जी का वो स्टेटमेंट दोबारा आप याद करेंगे, तो उस स्टेटमेंट में मोदी जी ने ये बोला था कि हम टॉप 3 नंबर्स में होंगे। वो ये नहीं कहा कि हम तीसरे नंबर पे होंगे, तीनों में एक होंगे हम। उनका स्टेटमेंट ये था। मतलब जब हम 6 या 7 ट्रिलियन के ऊपर जाएंगे, चाइना का इकोनॉमी एक्चुअल नंबर्स बाहर निकल के आएंगे, शायद हम दूसरे नंबर पे भी हो सकते हैं। इसीलिए वो मोदी जी का स्टेटमेंट पता नहीं कितने लोग उनको ध्यान से सुना है। टॉप 3 में होंगे हम, तीसरे नंबर पे नहीं। उनका बयान बहुत साफ था। उनको भी पता है कि इनका नंबर्स फेक है, उनका जो पॉपुलेशन नंबर्स फेक है। तो अभी धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू किया है वो। तो अभी जैसे मैं कह रहा हूं, दुनिया में जो भी पॉजिटिव साइन कहीं भी हो, तो वो भारत ही है। हाँ, इंटरनेशनल रिसेशन के चलते हुए हम भी थोड़ा हिट लेंगे, मगर फिर भी हमारी रिसाइलेंस जो है, हमारी अंदरूनी कंजम्पशन जो है, वो सबसे बड़ा है। और हम एवरेज वर्ल्ड कंजम्पशन में
10% भी हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए भारत का पोटेंशियल जो है बहुत बहुत ज्यादा है। तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सब लोग आएंगे और इसमें दखल करने के लिए भी लोग आएंगे, क्योंकि उनको भारत चाहिए, भारत का रिसोर्सेस चाहिए, भारत का मार्केट चाहिए, मगर यहाँ इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले, आत्मनिर्भर सोच रखने वाले नेता नहीं चाहिए। तो ये चीज हम देखेंगे। यूएई जैसे लोग या बहुत से लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। चाइना का युआन यूज करना है उनको, क्योंकि बहुत से देशों को वो कर्जों में डूब दिया। इसीलिए चाइनीज युआन ये लोग इस्तेमाल जरूर करेंगे, जैसे रशिया इस्तेमाल कर रहा है या कोई और इस्तेमाल करेंगे, मगर उसको रिजर्व करेंसी के नाते कोई यूज नहीं करेंगे। मतलब उसको करेंसी से खरीदेंगे, मगर इमीडिएटली उसको डिस्पोज भी कर देंगे, उससे कुछ और खरीदेंगे, कुछ करेंगे, मगर मींस ट्रेडिंग करेंगे, उसको रिजर्व नहीं रखेंगे। बिल्कुल सही, उसको ट्रेडिंग करेंगे मगर रिजर्व नहीं रखेंगे। भारतीय रुपया को हमारे पास पोटेंशियल है, आज हम उस लेवल पे नहीं है, मगर मान लीजिए कोई 10-15 कंट्री और के साथ हम ट्रेडिंग करेंगे और इसको थोड़ा और लिबरलाइज करेंगे। अभी तो लिबरलाइज नहीं कर रहे हैं ना, अभी रशिया के पास इतने बिलियंस ऑफ इंडियन रुपी पड़े हैं, वो क्या करना है उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उसको जब रिलैक्स करेंगे तब डॉलर के ऑल्टरनेट में रुपया, हमारे भारतीय रुपी जो है वो एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव उभर के आने का पूरा इनके पास वो कैपेसिटी है, मगर अब नहीं है। 5 साल लगेंगे, 5 साल के बाद हम रेडी रहेंगे, मगर उस रास्ते पे हम ऑलरेडी चल पड़े हैं टेक्नोलॉजी के नाते। यूपीआई हो, रुपे कार्ड हो, या हमारी डिजिटल करेंसी हो, या इंटरनेशनल ट्रेड हो, हर चीज पे हमने ऑलरेडी फाउंडेशन रख दिया है। 5 साल के अंदर अंदर वी विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करेंसी। राइट। अच्छा, एक चीज और के कोलैप्स ऑफ चाइना, इससे इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशंस होंगे इसके? देखिए, चाइना इतना बड़ा इकोनॉमी है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट वेस्ट ने किया है, इसीलिए उसको कोलैप्स इतना आसान से कोलैप्स होने नहीं देंगे वो। मगर लॉसेस बहुत होंगे, उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड होंगे। मगर आपको ये भी समझना चाहिए कि बहुत से चीजों में चाइना का मोनोपोली है, या वो 60, 70, 80% चाइना से ही बहुत से चीज आते हैं, तो उसको नकार नहीं सकते। जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स हो या हाँ, रेयर अर्थ मिनरल्स बाकी जगह पे मिल सकता है, मगर आज के डेट में उनका मोनोपोली है। तो चाइनीज इकोनॉमी जब इस क्या कहते हैं उसको, एक तनाव में है, तो अल्टरनेट सप्लाई चेन, अल्टरनेट सोर्सेस के चलते हुए ये इन्वेस्टमेंट्स जो भी है वो दुनिया में हर दूसरे मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो पहले क्या हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ कंपनीज जो चाइना से बाहर निकल के आए थे वो वियतनाम चले गए, क्योंकि 2-3 चीज, वियतनाम तो नजदीक है चाइना का, और कल्चरली उनका जितना भी है फूड हैबिट्स वो सब इजी है उनके लिए, तो वियतनाम चला गया। वियतनाम कितना देश है, बहुत छोटा देश है, तो बहुत से कंपनीज और कैपेसिटी वियतनाम में आप नहीं कर सकते हो। बाकी थाईलैंड गया, फिलीपींस, वो आसपास में जितने भी आसियान कंट्रीज थे उसमें ये लोग गए, मगर फाइनली उनको ये पता चला कि आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो भारत जैसा एक बड़ा मुल्क ही आपको वो सपोर्ट दे सकता है। मगर हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं, अब भी हमारी ब्यूरोक्रेसी चैलेंज है, और सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स पागल जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो बहुत से कंपनीज को बंद करके उनको पैसा क्यों जो नहीं देता है उनके खिलाफ दंगा फसाद कराने का, मतलब हमने देखा है टाटा के साथ बंगाल में क्या हुआ। मतलब ये चीज है, स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल भी बहुत इधर है, इसीलिए बहुत लोग डर के मारे यहाँ इन्वेस्टमेंट पहले नहीं आते थे। अब क्या हो गया, जिन स्टेट्स उनको स्टेबल लगता है वहां इन्वेस्टमेंट्स बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। जैसे आप देखा है गुजरात में आ रहे हैं, कर्नाटका में आ रहा है, फिर तमिलनाडु में आया है, कुछ तेलंगाना में आया है, मतलब धीरे धीरे से यहाँ आना शुरू हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉक्सकॉन यहाँ स्टार्ट किया है, और फॉक्सकॉन के ओनर के खिलाफ
टैक्स एवेजन इन्वेस्टिगेशन चाइना ने शुरू किया उनको धमकाने के लिए, और ताइवान इलेक्शन में वो खड़ा हो गया था, तो उनको वहां से हटाने के लिए वो उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा था। तो वो फॉक्सकॉन ने ये डिसाइड किया है कि चाइना से बहुत से उनके प्रोडक्शन लाइन जो है भारत में शिफ्ट करेंगे। तो बाकी भी शायद एलन मस्क भी इधर आएगा, धीरे धीरे से चाइना से ऑल्टरनेट प्रोडक्शन लाइन भारत में शुरू हो जाएगा, तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। हम अब तक क्या है, हम रिसोर्स प्रोवाइड करते थे, टेक्नोलॉजी कूलीज हम यूएसए या यूरोप भेज देते। अब क्या है, वो सब भारत में ही रहेंगे, भारत में ही यही बनेगा, मेड इन इंडिया बनेगा और मेक इन इंडिया बनेगा। ये दो चीज जो है भारत में अभी उभर के आएगा। तो इसलिए चाइना जब उनका इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगा, तनाव में रहेगा, तो तब तक जो भी है वहां से ऑल्टरनेट सोर्स जो है वो भारत होगा। सो चाइना प्लस वन एक फॉर्मूला है। और दूसरा, जापान ने क्या किया है, जापान ने जो भी चाइना से जाना चाहता है उसके लिए अलग से एक फंड रखा है उनको सपोर्ट करने के लिए। और ये क्वाड जो है, क्वाड इज अ ग्रुपिंग, वो मिलिट्री के लिए कम और ज्यादातर चाइना को ये सप्लाई चेन से काटने के लिए बनी है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका, इन चारों में ये सप्लाई चेन्स जो है, चाइना से क्या क्या चीज हम निकाल सकते हैं, ये चार देश इनको कैसे कर सकते हैं, उसमें ये फोकस करेंगे। और इनके जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका अल्टरनेटिव बनाने का ये चार लोग कोशिश करेंगे। तो चाइना के लिए अब जिस सिचुएशन में वो है, उस सिचुएशन को फायदा उठाते हुए भारत ने सही कदम लिया। और यहाँ फॉर्चुनेटली फॉर अस वी हैव अ स्ट्रांग लीडरशिप, कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं है, डिसीजन लेने वाली गवर्नमेंट है इधर, इसके चलते हुए फायदा हमें मिल रहा है। तो वी आर इन अ नाइस स्वीट स्पॉट राइट नाउ। राइट सर, फाइनली वो जो कनाडा की जो खबर थी कि यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स दूसरी यूनिवर्सिटीज प्रेफर करने लगे हैं, इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है कनाडा को? आफ्टर ऑल कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देख रहे हैं, वो कनाडा का नहीं देख रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके की पिछले 2 महीने में जो डेवलपमेंट्स किए, अच्छा एक प्रॉब्लम उनकी भी नहीं थी, वो 5 आई अलायंस जो है उसमें पहले तो 5 आई अलायंस ने उन्हें सिर पे चढ़ाया और उसके बाद बाकी सारे भाग गए, वो अकेले ही वाज लेफ्ट अलोन टू फेस द म्यूजिक। तो कुछ धोखे हुए, लव सेक्स धोखा सब कुछ है स्टोरी में। ये चीज कि कनाडा को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है जब इंडियन स्टूडेंट्स माने जाएंगे? बहुत नुकसान हो सकता है। लगभग 30% उनका जो एजुकेशन सेक्टर जो है वो पूरा भारत, यहाँ से जाते हुए हमारी लड़के, हमारे बच्चे का, उनका फीस से ही उसका इकोनॉमी पूरा चलता है। जब भारत से स्टूडेंट जाना बंद हो जाएंगे तो वो ठप हो जाएगा, उनका पूरा एजुकेशन इकोनॉमी बंद हो जाएगा लिटरली, क्योंकि बहुत से यूनिवर्सिटीज लॉस में चले जाएंगे, वो उस लॉस को झेल नहीं पाएंगे। मगर इमिडिएटली नहीं होगा, धीरे धीरे से होगा, मतलब 1 साल 2 साल में हो जाएगा, क्योंकि वहां सिचुएशन जो है भारत चुप बैठने वाली नहीं है। तो हमने ऑलरेडी एडवाइजरी दे चुके हैं हमारे बच्चों को, आप ऑल्टरनेट ढूंढ लो, कनाडा जाना चाहते हो तो ये रिस्क है, रिस्क 1 2 3 4 ये सब रिस्क है, ये मान के आप फिर बाद में जाओ। इमिडिएटली क्या किया है, बहुत से कैनेडियन यूनिवर्सिटीज भारत में आके कैंपेन किया है वो लोग कि कनाडा इज अ सेफ प्लेस, आप प्लीज आइए इधर, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, सुविधाएं देंगे। जब बच्चों का पेरेंट्स उन यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से पूछा है कि वहां आप हमारे बच्चों को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वहां खालिस्तानी जो इश्यू है इसके चलते हुए हमारे बच्चे सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या गारंटी दे सकते हैं, या आपकी सरकार जो है हमारी बच्चों को फिर वहां से निकाल फेंकेंगे, इसका गारंटी आप क्या दे सकते हो? तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। और तो और एक बड़ा कांड हुआ था, जो एक फेक यूनिवर्सिटी था, उसके यूनिवर्सिटी के एडमिशन में बहुत लोग गए थे हमारे बच्चे, तो उनको फिर वहां से एक्स्ट्राडेट कर दिया था, वहां से निकाल दिए थे, भारत वापस जाने के लिए बोले थे उनको। ये दो चीज जो है पूरे कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, और पेरेंट्स भी अभी डर रहे हैं, उनको कनाडा में भेजना हो तो फिर ये सब खालिस्तानी निज्जर जैसे चीज, पन्नू जैसे चीज, ये सब उनके लिए एक डरावनी चीज बन गया है।
तो ऑल्टरनेट्स जो है अभी शायद वो न्यूजीलैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, यूएसए तो खैर वो थोड़ा टफ है। जो जा सकते हैं वो तो यूएसए जाएंगे। बाकी यूनिवर्सिटीज में अभी यूरोप में जाएंगे वो लोग, फ्रांस में जाएंगे, जर्मनी, यूके, कहीं भी जाएंगे ये लोग। तो ऑल्टरनेट जब 1-2 साल में ये हो जाएगा, चाइना घुटने पे टेकने के सिचुएशन में आ जाएगा। तो उनका ऑलरेडी पियर ओलिवर, उनके जो ऑपोजिशन लीडर है, वो ऑलरेडी बयान दे चुका है कि जस्टिन ट्रूडो इज नॉट वर्थ द कॉस्ट। ये एब्सोल्यूट बेवकूफ है। तो जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं दोबारा भारत और कनाडा के दोनों के बीच का जो रिश्ता है हम कायम करूंगा। अब देखिए, चाइनीज कोई कनाडा में इतने लोग नहीं जाते हैं, मैक्सिमम वहां जाने वाले भारतीय हैं। चाइनीज जाते हैं मगर चाइनीज गवर्नमेंट का जो सीसीपी का पुलिस है वहां कंट्रोल है, तो वो अलग बात है। वहां जाने वाले स्टूडेंट्स जो है वो सीसीपी प्रेरेपित या सीसीपी कंट्रोल्ड स्टूडेंट्स वहां जाते हैं, वो अलग है। मगर भारत का स्टूडेंट्स जो है, दिस इज अ फल्क्रम ऑफ देयर एजुकेशन इकोनॉमी। तो जस्टिन ट्रूडो जो है वो खुद एक खालिस्तानी बनना चाहता है, और आने वाले इलेक्शन में मतलब पूरा खालिस्तानी वोट उन्हीं को मिलना है और जगमीत सिंह को नहीं मिलना है, ऐसा उनका सोच है। तो ही इज एन एब्सोल्यूट वोक, क्या करें उनको फिर। ही इज अ चाइनीज एजेंट। एक रिपोर्ट आया था, शायद आपने पढ़ा होगा, 10 साल से चाइनीज डिसिडेंट्स जो भी कनाडा में शरण ले रहे थे, उनको हंट करके चाइना के हवाले करते थे इनके चाइनीज एजेंसीज और चाइनीज मतलब कैनेडियन एजेंसीज और कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो उनको आइडेंटिफाई करके चाइनीज एम्बेसी को सौंपते थे वो। तो कनाडा का तो फ्यूचर है नहीं है, कनाडा इज फिनिश्ड। ओनली थिंग इज, भारत का स्टूडेंट्स वहां जाना बंद कर देंगे तो उनका जो बचा हुआ जो उनका एजुकेशन सिस्टम है वो भी ठप हो जाएगा। तो हम, मोदी जी ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट सबको कैंसिल करेंगे। कल के दिन कतार को भी हम कुछ करना है तो ओवरनाइट हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 8 लाख लोग कतार में बैठे हैं, हमारी बच्चे कनाडा में बहुत पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे से हम इसको टैपर ऑफ करेंगे और इसका टैप बंद कर देंगे। एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, वो कनाडा में है, तो वो बोल रहे थे क्या बताएं हम कि हम एक क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं, 26 स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ देम इंडियंस, और टीचर हमें कब तक इंग्लिश में पढ़ाते, हमने उन्हें हिंदी सिखा दी है, अब वो हमें हिंदी में ही पढ़ाते हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट्स आंध्रा के हैं, कुछ स्टूडेंट्स पंजाब के हैं, कुछ स्टूडेंट्स गुजरात के हैं, सारे मिलकर के सबने उन्हें हिंदी सिखा दी टीचर को, और टीचर हिंदी में पढ़ा देते हैं और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दिस इज द पोजीशन ऑफ कैनेडियन क्लासेस एंड कैनेडियन यूनिवर्सिटीज। थैंक्स अलॉट गिरधर सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। नमस्ते।